भारतीय जनता पार्टी से कि हे दुराचारी लोगों, तुमने देश की जनता को लूटने और ठगने के अलावा क्या किया है। तुमने सिर्फ गरीबों को, मजदूरों को, महिलाओं को, युवाओं को मुफलिसी दी है, लाचारी दी है, बेबसी दी है, धोखा किया है तुमने हमारी भावनाओं के साथ। वही मैं आपसे कह रहा हूँ, जनता इनसे सवाल कर रही है। जनता अब इनके हिंदू मुस्लिम कार्ड में नहीं फंसेगी। जनता को रोजगार चाहिए, जनता को बढ़ती हुई महंगाई का हिसाब चाहिए। कि आप लोग अब सत्ता से बाहर हो रहे हो, यो बाबा योगी आदित्यनाथ, आप मठ में जाओ, गाय की सेवा करो, घंटा बजाओ, क्योंकि 5 साल आपने जनता को खूब ठोका है। नाथूराम गोडसे जैसा आतंकवादी गांधी जी की हत्या में शामिल था। आप मुझे 10 आरएसएस के लोगों के बात बता दो जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया हो। ये सिर्फ अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम करते। अब ये बताओ, किसानों के खिलाफ जो हत्या का काम हुआ है उसमें लोग अभी तक फरार हैं, उसमें लोग जेल से बाहर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। तो नारे लगाने वालों के खिलाफ ही सरकार कैसे कार्रवाई करेगी? क्योंकि ये लोग ही नारे लगवा रहे हैं, ये लोग ही गोडसे को पुजवा रहे हैं, ये लोग ही सावरकर की पूजा करवा रहे हैं, ये देश के इतिहास को बदलना चाहते हैं, ये गद्दारों को की पूजा करवाना चाहते हैं। एक चीज आप स्पष्ट तौर पे समझ लीजिए, प्रधानमंत्री हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इन सब की चाबी आरएसएस भर रहा है। तो आरएसएस जो बोलेगा वही ये लोग करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी से भी किसी भी तरह की उम्मीद मत रखो। इस समय न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका सब आरएसएस के शिकंजे में है और हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, वो रास्ता है चुनाव। विरोध भर कर रहा है तो उसके ऊपर ये 85 केस लगा देते हैं और उसे आतंकवादी शामिल करके मान के रहते हैं, उसको आतंकवादी घोषित कर देते हैं। डॉक्टर कफील का केस अभी जनता नहीं भूली है कि वो डॉक्टर कफील जो बच्चों को ऑक्सीजन देने का काम कर रहा था, उसके ऊपर अभी भी केस चल रहा है डॉक्टर कफील के ऊपर। और जो लोग ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे थे, जिनकी वजह से अगस्त के उस काले महीने में सैकड़ों हजारों बच्चों की जान गई थी, वो लोग अभी भी जेल के बाहर हैं। और ये सिर्फ क्योंकि उसमें जो मुख्य आरोपी थे वो आरएसएस और बीजेपी के लोग थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उन्हें बचाती हुई नजर आ रही थी। देश कफील को नहीं बोलेगा, देश कफील को जो सजा दिलाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ वोट करेगा। इस बार जनता हिसाब मांगेगी, युवा हिसाब मांगेगा, इस बार महिलाएं हिसाब मांगेंगी, इस बार किसान हिसाब मांगेगा और इस बार देश की आम जनता हिसाब मांगेगी भारतीय जनता पार्टी से कि हे दुराचारी लोगों, तुमने देश की जनता को लूटने और ठगने के अलावा क्या किया है। तुमने सिर्फ गरीबों को, मजदूरों को, महिलाओं को, युवाओं को मुफलिसी दी है, लाचारी दी है, बेबसी दी है, धोखा किया है तुमने हमारी भावनाओं के साथ। इसलिए अब तुम जैसे लोगों को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। आज बीबीसी में इंटरव्यू चल रहा था, जब उनसे धर्म संसद को लेकर के पूछा गया केशव प्रसाद मौर्य से, तो इंटरव्यू छोड़ करके भाग जाते हैं, कहते हैं कि इस पर हमें बात नहीं करनी। इस पर बात ये इसलिए नहीं करना चाह रहे क्योंकि ये इनके प्लांटेड लोग हैं, इनसे जवाब देते नहीं बन रहा है। कई जगह रैलियां देख लो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, कोई भी नेता हो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना नहीं कर पा रहे, ये मीडिया का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कई जगह केशव प्रसाद मौर्य बचते हुए नजर आए हैं, कई जगह योगी आदित्यनाथ बचते हुए नजर आए हैं। वही मैं आपसे कह रहा हूँ, जनता इनसे सवाल कर रही है। जनता अब इनके हिंदू मुस्लिम कार्ड में नहीं फंसेगी। जनता को रोजगार चाहिए, जनता को बढ़ती हुई महंगाई का हिसाब चाहिए, जनता को जो क्राइम रेट बढ़ रहा है उसका हिसाब चाहिए। सारा हिसाब जनता इस बार लेगी। और एक कहावत है, 100 सुनार की 1 लोहार की। जो लोहार की जो चोट है ना, वो इस बार जनता देगी और जनता इनको सत्ता से बाहर करने जा रही है। आप भी यही है, हम भी यही है। 10 मार्च को हम लोग मिलेंगे और हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का क्या असर करती है हमारी जनता। देखिए, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 300 प्लस हमारी सीटें आ रही हैं। योगी आदित्यनाथ सपने देखते हैं और मठ में बैठ के वो सपने देखते रहे। सपने देखने अच्छी बात है। योगी आदित्यनाथ और जो इनकी बिकी हुई मीडिया है, इनको मैं आपके चैनल के माध्यम से साफ संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग अब सत्ता से बाहर हो रहे हो। यो बाबा योगी आदित्यनाथ, आप मठ में जाओ, गाय की सेवा करो, घंटा बजाओ, क्योंकि 5 साल आपने जनता को खूब ठोका है। जिसने आपका विरोध किया है तो आपने ठोका, साथ आपने जिसने आपके खिलाफ आवाज़ उठाई है आपने उसका फर्जी इनकाउंटर करवाया है। जनता वो मंजर नहीं भूली है कि जो मुसलमानों के साथ लिंचिंग हुई,
दलितों के जो निर्मम हत्याएं हुई, यादवों के साथ जो नरसंहार हुआ, ब्राह्मणों के साथ जो नरसंहार हुआ है, जनता वो चीज़ नहीं भूली है। सर, जय श्री राम के नारे का उद्घोष करना सिखा रहे हैं मुसलमानों को। देखिए ऐसा है, ये धर्म जय श्री राम और हर हर महादेव और अल्लाह अकबर से नहीं चलेगा। हमारा देश संविधान से चलता रहा है और संविधान से ही चलेगा। मैं आपसे फिर से कहना चाह रहा हूँ कि धर्म आस्था का विषय है, उसको राजनीति में ना जोड़ा जाए। हम ऐसे लोग हैं जो सदियों से नमाज भी पढ़ते आए हैं, हमने ईद भी मनाई है, हमने दिवाली भी मनाई है, हमने क्रिसमस भी मनाई है और हमने बैसाखी भी मनाई है। हम हर त्यौहार को मनाने वाले लोग हैं, क्योंकि जब देश में अंग्रेज़ों का शासन था तो हिंदू भी लड़ा था अंग्रेज़ों के खिलाफ, मुस्लिम भी लड़ा था और जो है सिख भी लड़ा था, जैनी भी लड़े थे, पारसी भी लड़े थे और बौद्ध भी लड़े थे। तो हमारे आरएसएस के लोग तो इनकी मुखबिरी कर रहे थे। जो इनका सो कॉल्ड सावरकर है वो पेंशन ले रहा था अंग्रेजों से। नाथूराम गोडसे जैसा आतंकवादी गांधी जी की हत्या में शामिल था। आप मुझे 10 आरएसएस के लोगों के बात बता दो जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया हो। ये सिर्फ अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम करते थे, ये अंग्रेजों की चापलूसी करने का काम करते थे। जो आरएसएस का पहले असली नाम था वो था रॉयल सीक्रेट सर्विस। आर से रॉयल, एस से सीक्रेट, एस से सर्विस। देश आज़ाद होने के बाद इन्होंने इसका नाम बदल के कर लिया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इनके हाथी के दांत कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, देश में मनवाद को फिर से लगाना, देश में सामंतवाद को फिर से लगाना, देश में महिलाओं को फिर से दोहरी नज़र से देखना, देश में 4 वर्ण बनाना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये बाकी जो 85% जनता है इसको शूद्र बनाना चाह रहे हैं, उसको शिक्षा के अधिकार से वंचित करना चाह रहे हैं, उसको मेन स्ट्रीम लाइन से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की कामयाबी इनको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये देश किससे चलेगा? संविधान से चलेगा। ये देश किससे चलेगा? लोकतंत्र से चलेगा। ये संविधान से चलने वाले देश में अब तो लगता है ये गांधी के देश का जो सपना था अब गोडसे का बनता जा रहा है। नहीं सर, देखो ऐसा है, युवाओं को जब गांधी के पुतले को बनाकर गोली मारी जाती है और गोडसे का जयकारा लगाया जाता है। ये देश मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि गांधी के उसूल आदर्श पर सदियों से चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ये देश गोडसे की विचारधारा को ना तो कभी माना था और ना मानेगा। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के दिखाए हुए मार्ग पर तो पूरी दुनिया चल रही है। गोडसेवादी जो चंद लोग हैं, ये लोग भटके हुए लोग हैं, इनको मानसिक इलाज की ज़रूरत है। हम लोग अब इनका मानसिक इलाज करेंगे, पहले इन्हें सत्ता से बाहर करेंगे और फिर जो ये मानसिक विक्षिप्त लोग हैं इनको काउंसलिंग की जरूरत है। गांधी के देश में जब गोडसे के जयकारे लगते हैं तो ये देश में संविधान है, ये चुनिंदा लोग हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये सरकार सलाखों के पीछे ये सरकार संविधान को कमजोर करना चाहती है। अब ये बताओ, किसानों के खिलाफ जो हत्या का काम हुआ है उसमें लोग अभी तक फरार हैं, उसमें लोग जेल से बाहर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। तो नारे लगाने वालों के खिलाफ ये सरकार कैसे कार्रवाई करेगी? क्योंकि ये लोग ही नारे लगवा रहे हैं, ये लोग ही गोडसे को पुजवा रहे हैं, ये लोग ही सावरकर की पूजा करवा रहे हैं। ये देश के इतिहास को बदलना चाहते हैं, ये गद्दारों को की पूजा करवाना चाहते हैं। लेकिन हमारा देश गांधी के आदर्श पे चला है, हमारा देश भगत सिंह के आदर्श पे चला है, हमारा देश ये सावरकर का देश नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने जो हमें मार्ग दिखाया है उस मार्ग पे हमारा देश चलेगा। ऐसे जो सांप्रदायिक लोग हैं ये लोग कुछ दिनों के लिए तो माहौल ख़राब कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का माहौल हमारे देश की जनता स्वीकार नहीं करती है। देश की जनता इस समय बदलाव चाह रही है, क्योंकि जो दूसरी विचारधारा था ये कभी सत्ता में नहीं आई थी। हमेशा देश ने गांधीवादी विचारधारा को सत्ता में देखा, ठीक है। गोडसेवादियों को भी देश की जनता देखना चाह रही थी कि आखिर ये क्या है। अब समझ में आ गया है कि ये लोग आतंकवादी, गोडसेवादी सरकार है, सांप्रदायिक सरकार है, मनवादी सरकार है और इस सरकार को हमें उखाड़ के फेंकना है, मिलजुल के कोशिश करनी है और देश की जनता को इस बार जाति धर्म में नहीं बंटना है। इस बार देश की जनता को देश के जिम्मेदार नागरिक हो
आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि आप सभी लोग अपने वोट की अहमियत को समझिए और वोट उसे दीजिए जो रोजगार की सुनिश्चिति करे, जो महिला सुरक्षा की सुनिश्चिति करे, जो किसानों की आय की सुनिश्चिति करे, जो किसानों की एमएसपी की सुनिश्चिति करे। ऐसे सांप्रदायिक लोगों से आप सत्ता से बाहर कीजिए, नहीं तो आने वाली जो आपकी पीढ़ी है वो शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाएगी, रोजगार के अधिकार से वंचित रह जाएगी और देश हमारा जो है वो फिर से गुलामी की तरफ चला जाएगा। इसी देश के अंदर अभी उसी सवाल पे वापस आएंगे, अगर सरकार नहीं लगाम लगा पा रही है या प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं इन गोडसेवादियों के खिलाफ, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना भाई? चाहिए? एक चीज आप स्पष्ट तौर पे समझ लीजिए, प्रधानमंत्री हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इन सब की चाबी आरएसएस भर रहा है, तो आरएसएस जो बोलेगा वही ये लोग करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी से भी किसी भी तरह की उम्मीद मत रखो और ना आप माननीय सुप्रीम कोर्ट से किसी भी तरीके की उम्मीद रखो, क्योंकि रंजन गोगोई को आपने देख लिया कि वो राज्यसभा के सांसद बने, ठीक है। इस समय न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका सब आरएसएस के शिकंजे में है और हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, वो रास्ता है चुनाव और वोट। अपने मत का ईमानदारी से उपयोग करो और ऐसे लोगों को, मनवादी विचारधारा के लोगों को सत्ता से बाहर करो, नहीं तो ये लोग आने वाली पीढ़ियों को गुलामी की तरफ। नहीं है, कोई निष्पक्ष नहीं है इस समय, सब आरएसएस और बीजेपी का गुलाम बना हुआ है। आयोग निष्पक्ष है या नहीं? नहीं, चुनाव आयोग भी निष्पक्ष नहीं है। बिहार में जिस तरीके से लोकतंत्र का हनन हुआ है वो पूरी देश की जनता ने देखा। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे चुनाव आयोग कर सकता है? बिल्कुल पूरी कोशिश करेगा, लेकिन हमें सजग रहना है, हमें लोकतंत्र को बचाना है और ये बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई को हमें मजबूती से लड़ना पड़ेगा। ईवीएम के खिलाफ भी लड़ाई होगी क्या? बिल्कुल लड़ाई होगी। हमें ईवीएम को सुरक्षित रखना है, ईवीएम में किसी भी तरीके की छेड़छाड़ से हमें उसको बचाना है, क्योंकि पहले भी देखने में आया है कि ईवीएम में छेड़छाड़ करके ये लोग जहां 2-4 हजार 5 हजार का फेर होता है तो ये लोग वहां बेईमानी कर लेते हैं। तो हमें उस बेईमानी से इस बार बचना है। चुनाव से पहले ईवीएम हटाओ का नारा नहीं दे सकते आप? नहीं, हो सकता है, लेकिन इसमें संपूर्ण विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा और ये बड़ी व्यवस्था है। इस बड़ी व्यवस्था के लिए बड़ा सिस्टम बनाना पड़ेगा, जो मुझे अभी नहीं लग रहा है कि विपक्ष की पार्टियां भी सक्षम है इस काम को करने में। अभी जो काम है वो ये है कि देश की जनता, जो जागरूक जनता है, वो बीजेपी के खिलाफ वोट करे और जो विपक्ष है वो अपना काम ईमानदारी से करे, ईवीएम को बचाए और जो शासन प्रशासन का जो सत्ता दुरुपयोग करे उसकी रखवाली करे और दुरुपयोग होने से बचे। जो पुलिस प्रशासन है उसका दुरुपयोग होने से विपक्ष बचाए। पुलिस प्रशासन से भी आपको पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से इस समय दोयम दर्जे का काम कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और विधायकों को बचाने का काम कर रहा है। तो विपक्ष के नेताओं से मेरी अपील है, सपा के नेताओं से अपील है, कांग्रेस के नेताओं से, बसपा के नेताओं से, तमाम विपक्ष के, कि एकजुट होकर पुलिस प्रशासन से इस चुनाव को बचाएं, क्योंकि ये लोग खलल डाल सकते हैं, ये लोग कुछ भी गड़बड़ी कर सकते हैं, ये शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर सकते हैं।